फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो आज थोड़ा जल्दी क्लास हो रही है क्योंकि क्लास हमको बाहर भी लेना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि 5 बजे की क्लास ले लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल्दी से जुड़ जाएं और जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने कहा था कि आप लोगों को ग्रामर से प्रैक्टिस चाहिए या नहीं चाहिए। कल का थोड़ा सा पीडीएफ ब्लर था, वो भी 2-3 क्वेश्चन ही थे, ज्यादा नहीं थे। तो बाकी के तो क्वेश्चन सही दिख रहे हैं। बस वही 2-3 क्वेश्चन थे। हमने रस से कराया था कल के क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं मैम मुझे साहित्य से ही चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए आज मैंने ग्रामर की प्रैक्टिस नहीं लाई। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से साहित्य की करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, शाम एक किसान शीर्षक कविता में पहाड़ को किन रूपों में दर्शाया गया है? संध्या के रूप में, किसान के रूप में, एक पहरेदार के रूप में या फिर एक बच्चे के रूप में। तो यहाँ पर जो शाम कविता है उसमें शाम कविता है जो उसमें एक पहाड़ को किसके रूप में दर्शाया गया है, मतलब कि दिखाया गया है? तो वो दिखाया गया है एक किसान के रूप में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं और जल्दी से जुड़ जाएं और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रहीम दास की कौन सी रचना खड़ी बोली हिंदी में रचित है? दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा या फिर मदनाष्टक। तो खड़ी बोली में इनकी रचना जो लिखी गई है वो है मदनाष्टक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा, ये किसका कथन है? वशिष्ठ का है, गौतम का है, भरत का है या फिर हनुमान का है? तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये कथन किसका है? तो वशिष्ठ का ये कथन है। यहाँ पर ये संस्कृत का ये क्या है क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि नादान दोस्त कहानी के लेखक कौन है? नादान दोस्त कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद हैं, कृष्णा सोपती हैं, जैनेन्द्र हैं या फिर आज्ञे हैं? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नादान दोस्त जो कहानी है उसके लेखक पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये प्रेमचंद की कहानी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गुड़ाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, केरल में या फिर गुजरात में? तो गुड़ाकर मूले है ना, तो गुड़ाकर मूले मतलब कि मूले मीन्स होता है लड़का। तो यहाँ पर देखिए ये महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है? कौन सी रचना है जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है? जीवन संगीत, उन्मुक्त या फिर मुकुल या फिर कुमकुम। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी रचना है, ये बात पूछी जा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये मुकुल जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संगीत की परंपरा किस साहित्यकार की पुस्तक है? मंजरी जोशी की है, तानसेन की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, फिर नामवर सिंह की है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संगीत की परंपरा किस साहित्य की पुस्तक है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये किसकी है? ये मंजरी जोशी की है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत की खोज रचना नेहरू ने कब और कहाँ की? भारत की खोज रचना नेहरू ने कब और कहाँ की, ये बात पूछी जा रही है। 1942 में इलाहाबाद में, 1947 में दिल्ली में या फिर 1948 में अहमदाबाद में, 1944 में अहमदनगर किला में? तो ये इन्होंने कहाँ पर की थी ये रचना इन्होंने की थी 1944 में अहमदनगर किला में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी किसके समकालीन थे? बुद्ध के, अशोक के, बिंबिसार के या फिर चंद्रगुप्त के? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये किसके थे? तो बुद्ध के समकालीन थे। नेक्स्ट है कि कुषाण काल में बौद्ध धर्म कितने समुदायों में बटा था? तो कुषाण काल में बौद्ध धर्म जो है वो 2 समुदायों में बटा था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विशाख दत्त का कृत
विशाख दत्त कृत, ये संस्कृत रचना है। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस नाटक का विषय वस्तु है। इसका विषय वस्तु क्या था, ये बात पूछी जा रही है। मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु क्या था? विशुद्ध प्रेम पर आधारित नाटक था, या फिर पौराणिक कथा पर आधारित नाटक था, या फिर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। या फिर विशुद्ध राजनीतिक नाटक था, या फिर हास्य प्रधान नाटक था। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, या विशुद्ध राजनीतिक नाटक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस रचना के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कौन सी रचना है जिसमें मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया है? कसम में, क्वासी में, क्याप में, या फिर कुरकुर स्वाहा में, या फिर टाटा प्रोफेसर में? तो इनको जो सम्मानित किया गया है वो किसमें किया गया है? क्याप में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया सो जाएगा। राजा रंग फकीर आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। किसका कथन है? विद्यानिवास मिश्र का, कुबेर नाथ राय का, हरिशंकर परसाई का, या फिर बाल मुकुट गुप्त का? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये हरिशंकर परसाई का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हमको लिखियो है कहाँ पत्र किसका है? हमको लिखियो है कहाँ, ये पत्र किसका है? दयानंद सरस्वती का, पंत का, निराला का, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर का? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये निराला का पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का, या फिर रामकुमार वर्मा का? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर गाएगा गीत लेख किसका है? कंप्यूटर गाएगा सहगल का है, या फिर रानी देसाई का है, या फिर कुमार झा का है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये ऋत्विक राय का है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट है कि लाला झाऊलाल किस कहानी का पात्र है? लाला झाऊलाल जो है वो किस कहानी का पात्र है? पानी की कहानी, लीलावती, या फिर अकबरी लोटा, या फिर कल भात आएगा? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकबरी लोटा का पात्र है ये। नेक्स्ट है कि आकाश में सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता है, किस कहानी का कथन है? रात का रिपोर्टर, एक चित्राशुक, वे दिन, या फिर बाज और सांप? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाज और सांप का ये क्या है? कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कर्ण तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। कर्ण की प्रशंसा में उक्त कथन किसका है? कृष्ण का है, कुंती का है, सूर्य का है, या फिर इंद्र का है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्र ने ये बात कही थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 20 है कि राजन यह खेल ठीक नहीं, बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं, जुआ खेलना धोखा देने के समान है, और चौसर का खेल व द्रौपदी की कथा के आधार पर उक्त कथन किससे संबंधित है ना? ये कथन भी किससे संबंधित है, ये बात पूछी जा रही है। तो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और देखेंगे। तो ये कथन किससे संबंधित है, ये बात पूछी जा रही है।
तो यहाँ पर देखिए क्या भीष्म से या फिर विदुर से या फिर द्रोणाचार्य से या फिर युधिष्ठिर से। ये कथन जो है वो किससे संबंधित है, तो ये कथन संबंधित है युधिष्ठिर से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है कि रुक्मणी कहाँ के राजा थे, भोजकट के, मध्य देश के या फिर विराट नगर के या फिर इंद्रप्रस्थ के। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये कहाँ के राजा थे, वो थे भोजकट के। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि महाभारत के युद्ध की समाप्ति, एक सेकंड, महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने कितने वर्ष तक द्वारिका में राज किया, 20 वर्ष, 26 वर्ष, 36 वर्ष या फिर 40 वर्ष। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने 36 वर्ष राज किया था। कहां पर, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि सूरदास की ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं, सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं। लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही उसका प्रथम काव्य है। सूरदास के संबंध में उक्त कथन किस विद्वान का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का या फिर श्याम सुंदर दास का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। नेक्स्ट है कि हिंदी शब्द मूलतः डॉट 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 है, हिंदी शब्द किस भाषा का है, ये बात पूछी जा रही है। तो हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा का है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं, खड़ी बोली के क्षेत्र में, ब्रजभाषा के क्षेत्र में, कन्नौज के क्षेत्र में या फिर अवधी के क्षेत्र में। तो यहाँ पे जो मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर की बोलियां हैं वो किस भाषा के अंतर्गत आती हैं, तो ये सब खड़ी बोली के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं, 17 हैं, 25 हैं, 6 हैं या फिर 9 हैं। तो हिंदी के अंतर्गत लगभग मुख्यतः पूछ रहा है, तो मुख्यतः 17 बोलियां, मुख्य बोलियां कितनी है 18, टोटल कितनी है, मुख्य कितनी है 17 और टोटल कितनी है 18, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है कि एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, ये जो शब्द हैं इसमें एक में तालव्य ध्वनि का प्रयोग हुआ, वो कौन सा ध्वनि है, पापा, बाबा, मामा, है ना, चाचा। तो यहाँ पर तालब मीन्स जो हमारे तालू से बोल रहे हैं, तो चाचा क्या है, ये तालव्य ध्वनि है ना, पापा क्या है, ओष्ठ ध्वनि है, बाबा क्या है, ओष्ठ ध्वनि है, माँ क्या है, ओष्ठ ध्वनि है ना। ये तीनों ओष्ठ हैं, लेकिन डी नंबर में क्या है, ये तालव्य ध्वनि है। नेक्स्ट है कि महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का, तो प्रत्येक वर्ग का ये दूसरा और चौथा व्यंजन होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन सा होता है, दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वही होता है महाप्राण। नेक्स्ट है कि वर्णों में संधि हो जाने से, वर्णों में संधि होने से क्या होता है, ये बात पूछी जा रही है। तो वर्णों में संधि होने से एक नई ध्वनि बनती है ना, एक नई ध्वनि बनती मतलब एक नया अक्षर बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अशुद्ध शब्द नहीं है, अशुद्ध शब्द कौन सा नहीं है, ये बात पूछी जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुनरापि जो है ये अशुद्ध नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी क्या है, अशुद्ध है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर ज्योत्सना जो लिखा है ये अशुद्ध लिखा हुआ है, ज्योत्सना है ना, क्या ज्योत्सना जो है ये अशुद्ध लिखा है। एक्चुअली ये इस तरह से नहीं तो इस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से, ज्योत्सना इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, ज्योत्सना। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है,
वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पे जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा है, वो है वाल्मीकि। वाल्मीकि क्या है, ये शुद्ध लिखा हुआ है। नेक्स्ट एक निश्चय शब्द में कौन सी संधि है, तो नि धन चय क्या हो जाएगा, नि धन चय हो जाएगा, यह एक विसर्ग संधि है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। तो प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनना है, तो उद्वारण शब्द का सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प कौन सा है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर उत धन धारण, उत धन हारण, उत धन हारण क्या हो जाएगा, उद्धारण हो जाएगा। यह एक व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि विप्पजाल का सही संधि विच्छेद है। विप्पजाल का सही संधि विच्छेद कौन सा है, ये बात पूछी जा रही है। सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या हो जाएगा, विपत धन चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विपत धन चाल जाल हो जाएगा, विपत धन जाल हो जाएगा। यह एक व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है कि अत्याधिक का संधि विच्छेद क्या होगा, अत्याधिक है ना, तो अत्याधिक का क्या हो जाएगा, अति धन अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अति धन अधिक हो जाएगा। यह एक स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगदीश का सही संधि विच्छेद होगा। तो जगदीश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जगत धन ईश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि शनै शनै, शनै शनै माने बार बार है ना। तो शनै शनै ये जो है संस्कृत शब्द है, शनै शनै माने बार बार, और ये कौन सा शब्द है, ये बात पूछी जा रही है। तो यह एक तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है। नीलकंठ जो है ये कौन सा शब्द है, किस शब्द के अंतर्गत आता है नीलकंठ। तो नीलकंठ जो है ये योग रूढ़ी के अंतर्गत आता है, योग रूढ़ी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में तद्भव शब्द है। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है, दुर्बल है, दुध है, धन्य है या फिर धैर्य है। तो तद्भव शब्द की बात हो रही है, तो तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसका तत्सम क्या बनता है, तो दुग्ध बनता है इसका तत्सम। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा में निम्न शब्द किस विदेशी भाषा में आए हैं, जैसे कि तमाशा, चेहरा, बीमार, शादी, सरकार, दीवार, गुलाब, आमदनी और अतिशबाजी और भलाई। ये शब्द किस भाषा में आए हैं, ये बात पूछी जा रही है। फारसी भाषा में, तुर्की भाषा में, अरबी भाषा में या फिर पुर्तगाली में। तो ये कौन सी भाषा में शब्द आए हैं, ये आए हैं फारसी भाषा में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है। इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची कौन सा है, अर्जुन है, दुर्योधन है या फिर कर्ण है या फिर नकुल है। पतवार का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो कर्ण है ये पतवार का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है कि पंछी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो खग तो होता है ना, पक्षी का पर्यायवाची ये 2021-22 वाले पेपर में आ चुका है। तो यहाँ पर पूछ रहा कि कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए खग होता है, शकुन होता है और यहाँ पर शकुंत भी होता है पक्षी का, लेकिन यहाँ पर कौन सा नहीं होता है, तो शकुंद नहीं होता, शकुंद नहीं होता है। शकुंद माने वृक्ष होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि शाखा मृग का पर्यायवाची है। शाखा मृग का पर्यायवाची कौन सा है, मोर है, बंदर है, शेर है या फिर बिल्ली है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बंदर का पर्यायवाची है ये शाखा मृग। नेक्स्ट है एक में उपसर्ग का प्रयोग है। ठीक है, एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, वो क्या है, कुनकुनाना, कुदरत, कुढ़न या फिर कुढ़ंग है ना। तो यहाँ पर देखिए किसमें मूल शब्द निकल रहा है कि नहीं, है ना। तो जिसमें मूल शब्द निकलेगा वही क्या हो जाएगा, उपसर्ग बनेगा, है ना। तो यहाँ पर कुधन ढंग, ढंग क्या है, मूल शब्द है। तो यहाँ पर कु क्या है, उपसर्ग है। यही ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निश्चय लौकिक शब्द में प्रत्यय है। लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है,
लोई प्रत्यय है, किक प्रत्यय है, अक प्रत्यय है या फिर ईक प्रत्यय है? लौकिक है ना, लौकिक। तो लौकिक में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ये बात पूछी जा रही है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ईक प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए। एक सेकंड, उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। घोड़ा, क्रोधी, कुर्सी और ज्वालामुखी है ना। तो यहाँ पर क्रोधी जो है ये भाववाचक संज्ञा है, सॉरी भाववाचक संज्ञा नहीं, विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, ना कि जातिवाचक संज्ञा है ना। तो ये गुणवाचक विशेषण है, ना कि जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी है? कौन सा शब्द है जो अविकारी है, ये बात पूछी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अविकारी शब्द पूछ रहा है, तो अविकारी शब्द अचानक जो है ये अविकारी नहीं है, ये क्या है? अविकारी शब्द है ना। तो अविकारी शब्द अचानक जो है ये अविकारी है, जो कि अव्यय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प कौन सा नहीं है? कतार, अमीरी, क्रोध और सच्चाई। तो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है ना। तो सही विकल्प कौन सा है, इसका मतलब कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है ना। तो कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये बात पूछी जा रही। तो यहाँ पर कतार, कतार जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प चुनिए। शीला गाना गा रही है, इसमें विधेय का सही विकल्प कौन सा है? शीला है, गा रही है, शीला गाना या फिर गाना गा रही है ना। तो विधेय और उद्देश्य, उद्देश्य क्या होता है? जो कर्ता होता है वो क्या होता है? उद्देश्य। और विधेय क्या होता है? जो कर्म और क्रिया होती है वो होती है विधेय। तो यहाँ पर हो जाएगा गाना गा रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? रीतिवाचक, स्थानवाचक या फिर कालवाचक या फिर गुणवाचक ना। तो क्रिया विशेषण का भेद कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर गुणवाचक जो है ये गुणवाचक विशेषण होता है, ये क्रिया विशेषण अव्यय नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट कक्षा, सभा, सेना तथा दल आदि शब्द कैसी संज्ञा के घोतक हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या फिर भाववाचक। तो ये किसके घोतक हैं, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये समूहवाचक के हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, वाक्य कैसा है? ये वाक्य कैसा है? प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मय वाचक या फिर निषेध वाचक। ओ मेरा सर फटा जा रहा है, ये कैसा है? तो ये है विस्मय वाचक। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है? घर में कौन सा कारक है? रामू घर से निकला। करण कारक है, अपादान कारक है, कर्ता है या फिर संप्रदान है ना। तो रामू घर से क्या हुआ है? अलग हो चुका है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, फिर अपादान है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तोता डाली पर, तो पर क्या है? यहाँ पर एक आधार है, तो क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। चाय फीका है, दही खट्टा है, चांदी सोने से कम महंगा है, मिश्री मीठा है ना। तो यहाँ पर शुद्ध एक कौन सा है? कौन सा शुद्ध है? तो यहाँ पर दही खट्टा है, यही शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर सौभाग्य, मस्तक, इच्छा या फिर नृत्य। कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है, ये बात पूछी जा रही है।
तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इच्छा जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह, एक सेकंड, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह, दोपहर, सांझ या फिर दिन। तो स्त्रीलिंग कौन सा शब्द नहीं है? तो दिन जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? प्राण, भक्ति, शिशु या फिर पुस्तक। तो बहुवचन में जो हमेशा प्रयुक्त होता है वो होता है प्राण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द है जो विशेषण है? सोना, गरज, चचेरा या फिर रक्त। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चचेरा जो है ये क्या है? विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वीणा पाणी में समास है। वीणा है जिसके हाथ में, अर्थात सरस्वती माँ, है ना। तो इसमें कौन सा समास है ये बात पूछी जा रही है। बहुब्रीहि समास, कर्मधारय या फिर द्विगु या फिर अव्ययी भाव। तो वीणा पाणी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। जब तुम लौटकर आओगे तब मैं जाऊंगा। आज हिंदी की कक्षा नहीं होगी। पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली, है ना। तो यहाँ पर जो और आया है इसी से हम पहचान रहे हैं कि हमारा क्या है, ये संयुक्त वाक्य है ना। और ये कौन सा वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य है, ये सरल वाक्य है, ये भी सरल वाक्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। जब तुम 10वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास हो जाओगे तब तुम्हें कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। क्या ये है मिश्र वाक्य? या फिर विवेक काम से आया और थक कर सो गया, माता जी खाना बना रही हैं। ये तो है साधारण वाक्य, सरल वाक्य। दिन टल गया और अंधेरा हो गया। यहाँ पर मिश्र वाक्य की बात हो रही है। दिन टल गया और अंधेरा हो गया, है ना। तो यहाँ पर देखो, जो दिन टल गया और अंधेरा हो गया ये कौन सा है? ये है संयुक्त वाक्य। क्या है? ये संयुक्त वाक्य है। यहाँ पर ये सरल वाक्य है, यहाँ पर भी ये संयुक्त वाक्य है, दूसरा वाला भी संयुक्त वाक्य है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये क्या है? ये है मिश्र वाक्य, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो एक वाचक शब्द आया जब तुम, उसके बाद वाचक शब्द क्या आया है? हो, फिर आया है मैं, फिर आया है तुम्हें। तो ये सारे बहुत सारे वाचक शब्द जहाँ पर आते हैं वहां पर मिश्र वाक्य होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है। घड़ो पानी पड़ना, तो घड़ो पानी पड़ना अत्यंत लज्जित होना। क्या हो जाएगा? अत्यंत लज्जित होना, अधिक सबसे ज्यादा लज्जित हो जाना। नेक्स्ट है था लेना, मुहावरे का अर्थ है। मुहावरे का अर्थ क्या है? गोता लगाना, पता लगाना, वचन से मुकर जाना या फिर डूब जाना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पता लगाना। नेक्स्ट है वीति विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसमें इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा है, उत्प्रेक्षा है, अनुप्रयास है या फिर रूपक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीती विभावरी जागरी। किसका वर्णन हो रहा है? बीती रात बीत चुकी है और प्रातः काल हो चुका है ना। तो प्रातः काल का, इसमें प्रातः काल के समय
के रूप के का वर्णन हो रहा है, उसकी सौंदर्यता का वर्णन किया जा रहा है कि बीती बिभौरी मतलब रात बीत गई है और पनघट पर कुएं पर बहुत सारी स्त्रियां पानी भर रही हैं और तारा घट उत्सा नागरी और नंगर में कैसी शोभा दिखाई दे रही है, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये रात बीत गई है और सुबह के सुंदर रूप का वर्णन हो रहा है, इसलिए रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है कि सुबरन को खोजत फिरे कभी कामी अरि चोर। कभी कामी नहीं होगा, कभी होगा यहाँ पर व्यय भी होगा, कमी नहीं होगा, यहाँ पर कभी होगा और व्यय भी होगा, व्यय भी। कभी व्यभिचारी चोर, तो इसमें क्या है, यमक अलंकार है, श्लेष है, रूपक है, या फिर कौन सा है, वर्ण सगाई है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक ही शब्द आया है और एक बार आया है और इसी शब्द को इसी शब्द से जो मिली हुई चीज है उसको कौन कौन खोज रहा है, एक तो कवि खोज रहा है, दूसरा यहाँ पर व्यभिचारी खोज रहा है, तीसरा यहाँ पर चोर खोज रहा है ना। तो ये तीनों लोग एक ही चीज को खोज रहे हैं। कवि क्या कर रहा है, सुंदर शब्दों को खोज रहा है, व्यय क्या खोज रहा है, सुंदर कन्या खोज रहा है, और चोर एक सोने को खोज रहा है। तो यहाँ पर एक ही शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं, सुबिरन के कई अर्थ निकल रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है विज्ञापन बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातों के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है। हाँ, जब हम विज्ञापन बनाते हैं, एडवर्टाइज जो बनाते हैं हम लोग, जिसे कहते हैं क्या, विज्ञापन लेखन, है ना। तो देखिए कम शब्दों में उत्पाद की विशेषताओं और महत्व को प्रभावशाली तरीके से बताना, या फिर चित्रों या रेखा चित्रों का प्रयोग करना, या फिर विज्ञापन की भाषा एकदम सरल और सहज होनी चाहिए। विज्ञापन एक मूल्य और उसकी उपलब्धता के बारे में बिल्कुल भी नहीं लिखे। तो यहाँ पे अगर ऐसा करेंगे कि बिल्कुल ही नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर यही चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि उसको तो बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है ना, कि खुश खबर, है ना, ये करके लिखते हैं ना, खुश खबर आ गया है आपके शहर में, क्या आ गया है, मतलब पुस्तकों का मेला, जहां पर क्या लगा है, एक पुस्तक में दूसरी मुफ्त। तो ये क्या हुआ, ये एक विज्ञापन हुआ, ये एक बढ़ा चढ़ा करके बातें हुई, है ना। और इसमें क्या बोला, बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए उसकी बड़ाई। नेक्स्ट है कि अनेक व्यक्तियों की अभिरुचि जिस बात में हो, समाचार की यह परिभाषा किसकी है। हापर लीच की है, विलियम जी वेलियर की है, या फिर जेराल्ड डब्ल्यू जॉनसन की है, या फिर जेके सिडलर की है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन पे कमेंट मत भिड़ाना, क्योंकि यह पाश्चात्य शास्त्र का क्वेश्चन है। किसका है, पाश्चात्य शास्त्र का क्वेश्चन है, जो काव्य शास्त्र पढ़ते हो और पाश्चात्य शास्त्र, तो पिछले टाइम पे पाश्चात्य शास्त्र से भी क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विलियम जी वेलियर ने की परिभाषा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट समाचार पत्र के पहले पृष्ठ के सबसे महत्वपूर्ण समाचार को क्या कहा जाता है, लीड कहा जाता है, स्टोरी, अमुख, या फिर लीडर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 70 का लीड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है, श्रीधर पाठक को, बाल मुकुंद गुप्त को, सिया रामशरण गुप्त को, या फिर मैथिली शरण गुप्त को। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त को मिली है राष्ट्र कवि की उपाधि। इनको गांधी जी ने दिया था राष्ट्र कवि की उपाधि भारत भारती रचना पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट शुक्ल के अनुसार मैथिली शरण गुप्त हैं, राष्ट्र कवि हैं, जन कवि हैं, कवि सम्राट हैं, या फिर सामंजस्यवादी कवि हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कैसे कवि हैं, तो सामंजस्यवादी कवि हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तारकेश्वर नाथ को उनके पिता क्या कहकर पुकारते थे।
हरिनंदन, शिवपूजन, भोलानाथ या फिर रामानाथ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोलानाथ। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोदकर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। उपयुक्त कथन सांस सांस में बांस निबंध में किसके द्वारा कहा गया? एलेक्स के द्वारा, केलर के द्वारा, चंग नंबा के द्वारा या फिर कुरी या नांगी के द्वारा। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? ये चंगल नंबा के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कल मिलती हूँ एक नई प्रैक्टिस के साथ में। तब तक के लिए आप लोग, जो लोग आज सेशन से नए जुड़े हैं, वो सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।